लास्ट क्लास में अपन ने सॉलिड स्टेट का थोड़ा सा क्लासिफिकेशन देखा था कि सॉलिड्स क्या हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी वो। उनमें से इतना एक क्वेश्चन जरूर जो है आता है, आइसोट्रोपिक एनाइसोट्रोपिक, बड़ी इंपॉर्टेंट है एनाइसोट्रोपिक आइसोट्रोपिक बात। तो वो सब बातें आपको अच्छी तरह से समझ आई गई होंगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। और अब अपन जो, हाँ वो भी मैंने आपको समझा दिया था क्या, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द इंटर पार्टिकल फोर्स। तो बताओ इंटर पार्टिकल फोर्स वाली बात सबको समझ आ गई थी अच्छे से। और एक छोटा सा क्वेश्चन इंटर पार्टिकल फोर्स पर, अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि ग्लास, बताइए ग्लास क्रिस्टलाइन सॉलिड है कि नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है? ग्लास सोच के बताइए, ग्लास क्रिस्टलाइन सॉलिड है कि नॉन क्रिस्टलाइन? तो ग्लास इज नॉन क्रिस्टलाइन, उसमें ऐड कर लेना नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। मतलब ग्लास एमार्फस है, एमार्फस है। ठीक है, मतलब क्या? स्यूडो सॉलिड है, स्यूडो सॉलिड है। मतलब क्या ये सब? मतलब ये कि सुपर कूल्ड लिक्विड है, सुपर कूल्ड लिक्विड। ग्लास सुपर कूल्ड लिक्विड। ये सब बातें ग्लास के अंतर्गत आ जाएंगी। और मैंने आपको बता ही दिया था जितने पॉलीमर है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, रबर, टेफ्लॉन, ठीक है, जो भी जितने भी आपके स्टार्च, सेलुलोज, ठीक है, ये सब क्या है, बेकेलाइट, ये सब क्या है बोलो? नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो अपना क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड का कुछ बताया था मैंने। इसके अलावा फिर आपको क्रिस्टल के बारे में मैंने इंफॉर्मेशन दी थी। मेटेलिक क्रिस्टल अपना लास्ट वाला था शायद, मेटेलिक क्रिस्टल। अच्छा, मेटेलिक क्रिस्टल में मैं एक बात और बोलना भूल गया था कि मेटल चमकते हैं। मेटेलिक क्रिस्टल में एक छोटा सा पॉइंट ऐड कर लेना, मेटल चमकते हैं। देखो गोल्ड चमक रहा है, ये देखो आयरन की ये चमक रही है। तो ये क्यों चमकते हैं? तो गोल्ड या आयरन या कोई भी मेटल चमकते हैं जैसे ही इनके एटम पर लाइट पड़ता है। ये लाइट पड़ा तो लाइट का कुछ पार्ट तो एब्जॉर्ब हो गया, लाइट एब्जॉर्ब हो गया, पर इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में पहुंच गए। ये इलेक्ट्रॉन जो लो एनर्जी स्टेट में थे वो हाई एनर्जी स्टेट में पहुंच गए। ये ऑर्बिटल खाली पड़ा था, ये हाई एनर्जी स्टेट और ये लो एनर्जी स्टेट। ठीक है, जैसे ये लाइट पड़ा इस पर तो ये इलेक्ट्रॉन, ये खाली, ये पहुंच गया इलेक्ट्रॉन यहाँ। अब जो कुछ लाइट एब्जॉर्ब हुआ उसको छोड़ दो, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, रिफ्लेक्टेड लाइट, ये आपको दिखा, ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट दिख रहा है यही आपको क्या दिखेगा? कलर, यही कलर है। ठीक है, तो ये आपको पहुंचेगा। अब कोई क्वेश्चन पूछे कि मेटल चमकते क्यों हैं, तो कहना भाई मेटल पे जैसे ही लाइट पड़ता है तो उसके जो सरफेस के एटम है उनके इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी स्टेट से, ये लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं, कुछ लाइट एब्जॉर्ब करके, लाइट का कोई पार्ट एब्जॉर्ब करके, एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लाइट इज रिफ्लेक्टेड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर। ये सब जगह कलर का यही रीजन होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन थे वो एक्साइट हो जाते हैं। तो ये एक बात छूट गई थी, तो इसको लिख लीजिए। देन अब बताइए, ये बात सबको अच्छे से समझ आ गई है? हो गया ये? लिखिए आप।
टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, कल मैंने आपको बतलाया था यूनिट सेल कैसे बनता है। कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट मिलकर के एक यूनिट सेल बनाते हैं। तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में पहला सिंपल यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल वो होता है जिसमें किसी भी यूनिट सेल के कॉर्नर पर ही एटम होते हैं। ये एटम, या आपने स्फीयर बोला था इसको, और जितने स्फीयर होते हैं वे सब कैसे होते हैं, वे जितने भी आयन हो सकते हैं, एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं यहाँ पर, तो ये आपके कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स है। ये क्या है, आपके कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट के स्फीयर हो गए आपके। तो ये कॉर्नर पर रहते हैं, केवल कहां पर है, ये कॉर्नर पर। जब केवल कॉर्नर पर ही कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट हो, जब केवल कॉर्नर पर ही कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट हो, एटम हो, आयन हो, मॉलिक्यूल हो, तो हम ऐसे यूनिट सेल को बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल। वो किसी का भी, ये देखिए ये क्यूब है, क्यूब का सिंपल यूनिट सेल कैसे बनेगा, बस केवल 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कॉर्नर है क्यूब में ये, और 8 कॉर्नर पर एटम हो, तो ये सिंपल यूनिट सेल क्यूब का बन गया, क्यूब का सिंपल यूनिट सेल। हम बात कर रहे हैं सिंपल यूनिट सेल की, हम सिंपल क्यूब की बात नहीं कर रहे हैं, सिंपल। तो सिंपल का मतलब जो केवल कॉर्नर पर हो। देखो ये दूसरा टाइप का यूनिट सेल टेट्रागोनल यूनिट सेल है। ये टेट्रागोनल यूनिट सेल, इसमें ये तुम्हें बराबर दिख रही है, ये आर्म बराबर दिख रही है। ये देखो जितनी बड़ी ये आर्म है उतनी ये आर्म है, ये आर्म और ये आर्म तो बराबर है, ये आमने सामने वाली आर्म, ये आर्म और ये आर्म बराबर, ये लंबी है। तो इसमें भी अगर कॉर्नर पर एटम है, केवल कॉर्नर पर यदि एटम है, तो वो कहलाता है सिंपल क्यूब। ये देखो सिंपल, ये देखो माचिस दिख रही है, माचिस अलग टाइप का यूनिट सेल है। तो इसमें भी कितने हैं, 1 2 3 4, ये 4 इधर और 4 इधर। तो कॉर्नर पर जब एटम हो तो वो कहलाता है सिंपल यूनिट सेल। तो सिंपल यूनिट सेल कब बनेगा, वो क्लियर हो गया। कॉर्नर पर एटम होते हैं, मॉलिक्यूल हो, आयन हो, कल आपको समझाया था मैंने। अगर आयन हो तो आयनिक क्रिस्टल, एटम हो तो कोवेलेंट क्रिस्टल, मॉलिक्यूल हो तो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। तो ऐसे हम 4 प्रकार के क्रिस्टल हमने कल देखे थे। और अब आप सोच सकते हो कि ये सिंपल क्यूब है, इसे सिंपल यूनिट सेल है। तो सारे सिंपल यूनिट सेल में कॉर्नर पर होता है, पहली सिंपल बात हो गई, ठीक है। अब देखो, अब सिंपल यूनिट सेल में हमको कैलकुलेट करना है क्या, ये पहली बात क्लियर हो गई आपको, कॉन्स्टिट्यूएंट। दूसरी बात, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स। अब चाहे आप एटम्स बोलिए, चाहे आप मॉलिक्यूल बोलिए, ठीक है, ये आप दो एटम्स हो सकते हैं या मॉलिक्यूल, आयन नहीं, मॉलिक्यूल्स पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल। तो बताइए 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स पर दिख रहे हैं हमको, पर ये एक्चुअल में 8 नहीं है, एक्चुअल में 8 नहीं है। इसका कितना पार्ट इसके कांटेक्ट में रहेगा, इसके हिस्से में रहेगा, 1/8। तो दिख तो रहे हमको 8, लेकिन 1 का कितना हिस्सा है, 1/8 इक्वल टू 1। माने हम ऐसा बोल सकते हैं, इसका यूनिट सेल कांस्टेंट, यूनिट सेल कांस्टेंट जिसको हम Z बोलते हैं, Z का वैल्यू 1 है। ध्यान से सुनिए कैसे, ये देखिए ये सिंपल का कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, दिख रहा है कॉर्नर, ये कॉर्नर है, इस पर कोई एटम रखा है, तो ये देखिए दूसरा यूनिट सेल लग गया, तो वो उसमें भी आएगा, एक पूरा स्फीयर बनता है यहाँ पर। ये ऐसे काटते जाए यहाँ के, ये आप सर्किल में ऐसे काट दो। फिर तीसरा यूनिट सेल ये भी लग गया है, देखिए तीसरा, 3 दिख रहे हैं, ये 3 यूनिट सेल लग गए, ये चौथा यूनिट सेल लग गया, ये। अब बताइए यहाँ जो एटम है, ये वाले पोर्शन पर यहाँ 4 यूनिट सेल दिख रहे हैं हमको ये। अब 4 के ऊपर 4, 1 2 3 4, तो 8 लग गए।
माने यहाँ जो कॉर्नर है, ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर पर इस किसी भी यूनिट सेल के कॉर्नर पर कितने यूनिट सेल लगे रहेंगे? 8। 4 तो तुम्हें ये दिख रहे हैं और 4 इनके और ऊपर हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो यूनिट सेल है, कॉर्नर है, उस कॉर्नर से 8 यूनिट सेल एसोसिएट है। आ गया समझ में? तो अब बताओ, ये जो तुम्हारा एटम है, ये जो तुम्हारा एटम है, वो कितने यूनिट सेल में रहेगा? 8 में। तो 8 में जब ये रहेगा तो इसमें इस वाले यूनिट सेल में इसका कितना पार्ट आएगा? 1/8। तो ये लिख दिया मैंने 1/8। तो कॉर्नर पर जो एटम होता है, क्वेश्चन पूछा जाए वो कितने यूनिट सेल में रहता है? तो 8 में। ठीक है, 8 यूनिट सेल में घुसा हुआ रहता है वो पूरा ऐसा सर्कल, उसका स्फीयर। अब क्वेश्चन आए कि कॉर्नर पर जो एटम होता है वो उसका कितना पार्ट एक यूनिट सेल में होता है? तो 1/8। ठीक है, इस एटम का कितना पार्ट इस यूनिट सेल में है? तो 1/8। अब बताओ, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स पर यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में दिख तो 8 रहे लेकिन एक्चुअल में कितने हैं? 1। तो इसका यूनिट सेल कांस्टेंट कितना हुआ? 1। सिंपल का यूनिट सेल कांस्टेंट कितना हुआ? 1। लिख लिया आप लोगों ने? अब दूसरा होता है सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल 2 होते हैं। ठीक है, और सेंटर्ड में फिर 3 टाइप होंगे। सेंटर्ड में सबसे पहला सेंटर्ड में पहला, ये 2 बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड में ये एक यूनिट सेल, ये कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट बॉडी के अंदर आ जाएगा। तो ये इसका पूरा एक पार्ट रहेगा बॉडी के अंदर। जैसे मान लीजिए ये यूनिट सेल है, ये यूनिट सेल है। अब इस यूनिट सेल में, इसको आप ऐसा खोल के देख लो, इस यूनिट सेल में अंदर बिल्कुल सेंटर में मैं कोई एटम रख दूं। ये एटम मैंने बिल्कुल सेंटर में रख दिया, ये देखिए। अब बताइए, ये एटम किसी दूसरे यूनिट सेल से तो एसोसिएट नहीं हो सकता, उसका कोई पार्ट जाएगा ही नहीं। तो हम क्या बोलेंगे? ये इसके अंदर है, 1 इनसाइड है। तो नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम आर मॉलिक्यूल पर यूनिट सेल। कौन सा पर यूनिट सेल की बात कर रहे हैं? अब देखिए, इसको बॉडी सेंटर्ड बोला गया। बॉडी सेंटर्ड, बीसीसी नहीं बोल रहा हूं मैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, और अगर आप बीसीसी बोल दोगे तो बॉडी सेंटर्ड क्यूब बन जाएगा, वो बॉडी सेंटर्ड क्यूब। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल यहां लिख लेना, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब बताओ, ये आपके कहां के हैं? ये 8 है कॉर्नर्स वाले, और ये जो एक आपको दिख रहा है ये वाला, ये बॉडी के सेंटर वाला हो गया। तो 1 बॉडी सेंटर, ये बॉडी सेंटर हो गया। अब बताओ टोटल कितना आ गया? यूनिट सेल कांस्टेंट का वैल्यू 2। यूनिट सेल कांस्टेंट का वैल्यू आ गया 2। पर यहाँ पर ये एटम्स और मॉलिक्यूल, आयन की मैं बात नहीं कर रहा हूं, आप चाहो तो लिख लेना। ठीक है, यहाँ पर आयन हो सकते हैं, पर ये 2 आयन के लिए नहीं है, ये एटम्स और मॉलिक्यूल के लिए। देन आ गया समझ? जल्दी लिखिए। तो ये बॉडी सेंटर्ड हुआ। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड, ये सेंटर्ड में एक बॉडी सेंटर्ड है, दूसरा एंड सेंटर्ड है। ये देखिए, एंड सेंटर्ड। इस एंड सेंटर्ड का मतलब समझ लीजिए। इस एंड सेंटर्ड का मतलब है, ये देखिए, ये सपोज ये क्यूब है, आप कोई भी ले सकते हैं, ये क्यूब है। तो यहां मैं उंगली रखे हूं और यहां उंगली रखे हूं, ये देखिए आमने, बिल्कुल जस्ट आमने सामने वाले फेस हैं। ऐसे ये देख लिया, आमने सामने वाले फेस हैं, ये
आमने सामने वाले फेस है ये, तो ये आमने सामने वाले फेस पर एटम हो तो वो एंड सेंटर्ड। ये देखिए ये एंड सेंटर्ड क्यूब हुआ, ठीक है। ऐसा अगर ये देखिए ये दूसरा ये एंड सेंटर्ड हो गया आमने सामने पर। ऐसा माचिस में भी हो सकता है, माचिस वाला भी हो सकता है एंड सेंटर्ड। तो एंड सेंटर्ड का मतलब हुआ एक अपर पर और एक डाउन फेस पर। ये ऐसा नहीं कि एक यहां और एक यहां ले लिया, आमने सामने वाले फेस पर, ठीक है। आ गया समझ में? बिल्कुल ये ऐसा लाइन डल गई है, देखिए ये। तो आमने सामने वाले फेस पर जब हो तो हम उसे बोलते हैं एंड सेंटर्ड। तो कॉर्नर पर तो हो गई, कॉर्नर पर तो होगा, और फेस पर होंगे, ये फेस पर होंगे टू। ये दो जो दिख रहे हैं आपको फेस पर है, इनटू ये जो फेस पर एटम होता है। अब बताइए ये फेस पर यदि कोई एटम है, यहाँ पर ये फेस पर एटम है, तो ये फेस पर तो आधा दिखेगा, आधा इसके अंदर चला गया है, या आधा आपको दिख रहा है, ये देखिए आधा आपको दिख रहा है, तो आधा कहाँ जाएगा, आधा ये दूसरे के उसमें चला जाएगा, ये ऐसा। ये बन गया आपका पूरा यूनिट सेल तैयार हो गया ये। तो आधा जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, आधा जो आपको दिख रहा है आधा इसके अंदर है वो, और आधा बाहर है। माने आप दूसरी तरह से ऐसे भी सोच सकते हो कि ये रूम है, इस रूम में मैं पढ़ा रहा हूँ, उस रूम में कोई दूसरा है, और यहाँ होल कर दें तो, और एक इतना बड़ा बॉल लगा दें तो आधा वो इस रूम में होगा और आधा उस रूम में होगा, ऐसा माना जाएगा। तो आधा होता है इसका। तो इसका इसमें 1/2 पार्ट होगा, इसका 1/2 पार्ट और इसका 1/8 पार्ट। तो कॉर्नर वाले के 1/8 पार्ट है और फेस वाले का 1/2 पार्ट है। ऐसा ही आ गया आपका 2। ये आपका यूनिट सेल कांस्टेंट आ गया इसका एंड सेंटर्ड का, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल वाले का यूनिट सेल कांस्टेंट 2 हो गया। आ गया समझ? अब क्वेश्चन आया आपको कि एंड सेंटर्ड में फेस वाले का एक यूनिट सेल में कितना पार्ट होता है, तो आंसर हो गया हाफ, आंसर हो गया हाफ। कॉर्नर वाले का तो आंसर हो गया 1/8। अब ये तो फिक्स है, तो ये एंड सेंटर्ड यूनिट सेल कहलाता है। एंड सेंटर्ड का मतलब समझ आ गया? तो एंड सेंटर्ड की डेफिनेशन फिर से सुन लीजिए। कॉर्नर पर तो होते ही है ये, लेकिन ये फेस पर, आमने सामने वाले फेस पर, यहाँ पर ये दो फेस जो हैं आमने सामने वाले, उन पर एटम होने चाहिए, तो वो फिर क्या कहलाता है? एंड सेंटर्ड कहलाता है। लिख लीजिएगा, बना लिया आपने ये। अब तीसरा आता है इसमें, तीसरा आता है इसमें फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड, तो फेस सेंटर्ड में ध्यान से देखिए, ये आप क्यूब देख रहे हैं, ये आप क्यूब देख रहे हैं, तो अपर फेस डाउन फेस पर ये दो फेस ही हो गए, ये साइड वाला फेस, ये साइड वाले फेस पर, या आपके सामने वाला फेस, या आपके पीछे या मेरे सामने वाला फेस हो गया। तो इस तरह से हम ये 6 फेस हैं, 1 2 3 4 5 6 फेस हैं, और 6 फेस पर ये एटम मैं बनाने जा रहा हूं। ये देखिए अपर फेस, ये डाउन फेस, ये इसको हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए, ये साइड फेस, ये साइड फेस, ये बैक फेस, ये वाला देखिए, ये बैक फेस का सेंटर ये, और ये सामने वाला फेस, ये सामने वाले फेस का सेंटर ये बना देता हूं। तो ये अब आपको 1 2 3 4 5 6 हो गए फेस पर, ये 6 हो गए फेस सेंटर पर। फेस लिख दिया मैंने, फेस सेंटर लिख लेना आप, फेस सेंटर, वहां भी फेस सेंटर कर देना। वहां 2 आर अपोजिट फेस सेंटर, अपोजिट फेस सेंटर पर, सेम कहीं भी नहीं, अपोजिट वाले पर, वहां लिखा है कि नहीं? आमने सामने का मतलब अपोजिट, दो बिल्कुल एकदम आमने सामने वाला अपोजिट, तो ये सभी पर ऑल फेस सेंटर, ऑल
ऑल का मतलब 1 2 3 4 5 6 सभी फेस पर है। तो ये आपका आ गया 4, ये 4, इसका यूनिट सेल कांस्टेंट कितना हो जाएगा 4। तो ये एटम्स या मॉलिक्यूल के लिए कैलकुलेशन किया। आयन के लिए कैलकुलेशन हम करेंगे तो जब आयन क्रिस्टल में समझाऊंगा तब। तो यहाँ पर एटम्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मॉलिक्यूल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आपके मेटेलिक क्रिस्टल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेटेलिक क्रिस्टल के लिए भी आप ये तीनों के लिए चलेगा। तो ये जो अभी मैंने पूरा कैलकुलेशन समझाया, ये अपर कैलकुलेशन, ठीक है, किनके लिए? सबसे पहले सिंपल के लिए, फिर एंड सेंटर्ड के लिए, फिर बॉडी सेंटर्ड के लिए, और फिर फेस सेंटर्ड के लिए। सिंपल क्रिस्टल यूनिट सेल, सिंपल क्रिस्टल यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल लिख लो क्रिस्टल का के लिए, सिंपल यूनिट सेल, ठीक है। एंड सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड, ये 1, ये 2, ये 2 और ये 4। ये जो जेड आपने कैलकुलेट किया, ये जेड, ये किसके लिए है? जिनमें कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट, ये कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट क्या होनी चाहिए? कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट एटम्स हों, माने कोवेलेंट क्रिस्टल के लिए। मैं लिख ही देता हूं, आप भी लिख लें। ये जो है वैलिड फॉर कोवेलेंट क्रिस्टल, मतलब जब एटम से वो बन रहा हो, ये कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट एटम हो। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल जब मॉलिक्यूल हो, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट क्या हो? मॉलिक्यूल्स हो, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट मॉलिक्यूल। मेटालिक क्रिस्टल जब कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट मेटल के एटम, और एटम से इलेक्ट्रॉन निकल गए पर वो बाहर नहीं गए। अच्छे सुन लेना, कल आपको समझा चुका हूं, मेटल से, एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए पर वो क्रिस्टल से बाहर नहीं है। तो मेटालिक ये एटम, जिसको आप आयन प्लस इलेक्ट्रॉन लिखते हो, आयन प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो आपको समझ, इनके लिए ये वैलिड रहेगा, इनके लिए ये वैलिड रहेगा। फिर आयन के लिए, आयनिक क्रिस्टल के लिए ये वैलिड नहीं है, ठीक है, उसके लिए मैं आपको समझाऊंगा। चीज वही है, चीज तो वही रहेगी, लेकिन उसको सोचने का तरीका बदल जाएगा। अब बताइए आपको कितने टाइप के यूनिट सेल मिले? 1 2 3 4, ये 4 टाइप के यूनिट सेल आपको मिलते हैं। टोटल यूनिट सेल कितने हुए? 4 टाइप के। इस तरह से ये एटम्स का अरेंजमेंट के बेस पर, एटम्स के जहां पर उनके पॉइंट्स है, लैटिस पॉइंट्स है, वहां पर जो एटम बैठे हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा ये 4 टाइप के यूनिट सेल हमें मिलते हैं। अब देखिए, ये यूनिट सेल के बाद हम टोटल क्रिस्टल सिस्टम पढ़ते हैं, 7। टोटल क्रिस्टल सिस्टम होते हैं 7, टोटल क्रिस्टल सिस्टम होते हैं 7, ठीक है। तो 7 में एक यूनिट से, एक सिस्टम में 4 यूनिट सेल बन सकते हैं। तो 7 सिस्टम में 7 × 4 कर दें तो 28 यूनिट सेल टोटल हो सकते हैं। पॉसिबल नंबर ऑफ यूनिट सेल 28 हो सकते हैं, पॉसिबल। भाई एक ये कितने टोटल सिस्टम कितने बन रहे हैं? 7। और यूनिट सेल कितने आपने पढ़े हैं? 4 टाइप के, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, एंड और फेस सेंटर्ड। लेकिन
एक में जब 4 होते हैं तो 7 में टोटल कितने हो जाएंगे? 7 into 4 28। तो पॉसिबल नंबर ऑफ यूनिट सेल हो सकते हैं 28, बट दीज आर नॉट एग्जिस्ट, ओनली 14 आर एग्जिस्ट, जो आपको मैं समझा रहा हूं। दीज आर कॉल्ड ब्रेवियन लैटिस, जिनको हम बोलते हैं ब्रेवियन लैटिस, जो आपको मैं अब समझाने जा रहा हूं। तो लिखिए जल्दी से, ब्रेवियन लैटिस का मतलब समझ आया? यही ब्रेवियन लैटिस बनेंगे। अब भी समझाता हूं, आप टॉपिक डालिए। टोटल क्रिस्टल सिस्टम्स आर 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, ये है 4, इसलिए टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल यूनिट सेल 7 into 4 equal to 28, बट ऑल आर नॉट एग्जिस्ट। 28 पूरे के पूरे एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। ओनली 14 यूनिट सेल्स एग्जिस्ट। यूनिट सेल 14 ही एग्जिस्ट करते हैं, एंड ये जो 14 यूनिट सेल है इनको हम बोलते हैं, these are known as Bravian lattice। ब्रावेस लेटिस, ये ब्रावियन लैटिस या ब्रावेस लेटिस कहलाते हैं। लैटिस का मतलब कि एटम, ध्यान से सुनना, लैटिस किसे कहते हैं? एटम का 3 डायमेंशनल स्पेस में जो अरेंजमेंट है, ठीक है, जिसके कारण वो यूनिट सेल बना। तो यूनिट सेल मिलकर के क्या बना रहे हैं? पूरा क्रिस्टल। तो जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ठीक है, इन द स्पेस इज कॉल्ड ब्रावियन लैटिस। तो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है। वो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट कितने टाइप से हो सकता है? वो हो सकता है 28 टाइप से, लेकिन ये 28 पूरे एग्जिस्ट नहीं करते हैं, उनमें से केवल एग्जिस्ट करते हैं 14। लिख लें इसको जल्दी से। तो क्वेश्चन है कितने यूनिट सेल पॉसिबल हो सकते हैं, तो वो है 28। और क्वेश्चन है कितने यूनिट सेल एक्चुअल में, रियल में एग्जिस्ट करते हैं, एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं, तो वो है 14। और ये जो 14 यूनिट सेल है उनको कलेक्टिवली कॉल्ड ब्रेवियन लैटिस। तो अब फर्स्ट क्यूबिक, अब देखो, अब हम पढ़ रहे हैं क्यूबिक सिस्टम। ये आता है हमारा क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में पूछा जाए तो कितने यूनिट सेल एग्जिस्ट करते हैं, तो ध्यान से सुनिए। ब्रेवियन लैटिस, ये होते 3। ब्रेवियन लैटिस इन क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम होते 3, ठीक है। वो कौन कौन से? 4 में से 3, 4 में से 3। 4 में पहला सिंपल क्यूब, सिंपल हो गया। दूसरा बॉडी सेंटर्ड क्यूब, तीसरा फेस सेंटर्ड क्यूब, और चौथा होना चाहिए एक और एंड सेंटर्ड क्यूब जो एग्जिस्ट नहीं करता। तो 3 एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। चौथा एंड सेंटर्ड वाला एग्जिस्ट नहीं करता है। देखिए, तो ब्रेवियन लैटिस हो गए 3, ठीक है। कौन कौन से ब्रेवियन लैटिस में नाम लिख देता हूं। पहले देखिए क्यूब में, तो सिंपल क्यूब, ये पहला। दूसरा बॉडी सेंटर्ड क्यूब, और तीसरा फेस सेंटर्ड क्यूब। ये 3 एग्जिस्ट करते हैं। कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता? एंड सेंटर्ड क्यूब, ये एग्जिस्ट नहीं करता।
एंड सेंटर ECC एंड सेंटर क्यूब, ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो जो BCC लिखते हैं, BC नहीं बोल रहा हूं आप, BCC बॉडी सेंटर क्यूब, ठीक है। चलिए पहला है आपका सिंपल क्यूब। तो सिंपल क्यूब, क्यूब तो आप जानते ही हैं, क्यूब में तीनों आर्म्स, ये आर्म, ये आर्म और ये आर्म, तीनों आर्म बराबर होती है, ये आपका क्यूब है, ठीक है। देखिए मैं तो पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको सारी बातें बोलते चलता हूं। मैं जानता हूं कि आप क्यूब जानते हैं, मैं जानता हूं कि आप ABC जानते हैं, लेकिन फिर भी हम पढ़ें कैसे? मैं ऐसा तो नहीं कर सकता ना कि क्यूब छोड़ दूं, बोले हाँ तुम्हें आता है और आगे बढ़ जाऊं, दिस रॉन्ग। तो ये आपने ये पॉइंट माना, जहां पे मेरी उंगली रखी है, ये पेन रखा है, तो ये आर्म, ये आर्म और ये तीन आर्म, ये तीन आर्म हमको दिख रही है, यहाँ पे दिख रही है तीन आर्म, 1 2 और 3। तो ये इस पॉइंट से तीनों आर्म की यहाँ तक और यहाँ तक लेंथ तीनों की बराबर है, एज लेंथ बराबर है। तो यहाँ पर क्यूब के लिए, तो क्यूब के लिए तो A आर्म इक्वल टू B आर्म इक्वल टू C आर्म। तो ये पहली चीज हो गई क्यूब के लिए। और दूसरी चीज आप सब समझते हैं, यहाँ पर देखें अगर हम ध्यान से, तो ये पॉइंट आपने देखा, ये वाला एंगल देखो, ये वाला, ये एंगल, तो ये 90 दिख रहा है बिल्कुल एकदम हमको, L दिख रहा है, ये 90 दिख रहा है। ये वाला एंगल देखो, ये, तो ये भी 90, तो ये दो एंगल हो गया। तीसरा ये वाला एंगल देखो, ये भी 90 हो गया। तो हमें तीनों इस पॉइंट पर कितने एंगल बन रहे हैं? 3। एक ये भी 90 है, ये भी 90 और ये भी 90। तो अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर हैं और 90 डिग्री है। ये तो क्यूब का परमानेंट फीचर है, ये तो क्यूब का परमानेंट फीचर है, समझ आ गया? अब क्यूब में सबसे पहला है आपका सिंपल क्यूब, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, सिंपल क्यूबिक। तो सिंपल में आपको अपनी बात मैंने समझाई दी। सिंपल कब होगा? जब ये होगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन 8, ये आपका सिंपल क्यूब। तो सिंपल क्यूब में आप भूलना नहीं, ABC इक्वल अल्फा बीटा गामा इक्वल 90 डिग्री, ये तो क्यूब का परमानेंट फीचर है। फिर दूसरा जेड कितना? 8 इंटू 1/8 इक्वल टू 1, ये सिंपल क्यूब का फीचर। अब जरा ध्यान से समझना सिंपल क्यूब की, बस हो गया सिंपल क्यूब, फटाफट, टाइम नहीं लगना है। अब इनमें आपको फटाफट लिखते जाना है। सिंपल क्यूब हो गया, ठीक है। अब दूसरा देखिए कौन सा है? बॉडी सेंटर्ड क्यूब, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, BCC की मैं बात कर रहा हूं। ये देखिए ये क्यूब, ये आ गया आपका ये, तो ये BCC कितना आ गया? 8 इंटू 1/8 प्लस एक ये बॉडी के सेंटर में 1, तो ये आ गया 2। बोले सर वो तो वही का वही है, बस यही तो समझाना था मुझे, ABC अल्फा बीटा गामा 90, बस ये दो बात समझाना। इसके बाद की बातें और समझाऊंगा मैं, लेकिन वो इसके बाद। तो ये आपको समझ आ गया। तो ये बात समझना, ABC अल्फा बीटा गामा तीनों 90 हैं। ये बॉडी सेंटर्ड क्यूब हो गया माने। और ये समझना कि भाई इसमें एंड सेंटर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। तो क्वेश्चन आता है क्यूब में क्या एग्जिस्ट करता है? तो बेटा है ये 3, और कौन सा नहीं करता? तो ECC एंड सेंटर्ड नहीं करता। ये सब बातें और बहुत सिंपल है। बाकी तो ये सब बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। चलिए चौथा है एंड सेंटर्ड हो गया, बॉडी सेंटर्ड हो गया, फेस सेंटर्ड क्यूब। अब आप इसको क्या बोल रहे हैं? FCC। पहले मैंने FC बोला था, फेस सेंटर्ड क्यूब। अब हम बोल रहे हैं फेस सेंटर्ड बोला, अब हम बोल रहे हैं फेस सेंटर्ड क्यूब। जैसे ही फेस सेंटर्ड क्यूब बोला तो ये आ गया क्यूब का ये परमानेंट फीचर है। और ये हो गया आपका फिर 1 2, ये पीछे वाला, ये साइड में, ये सबसे नीचे वाला और ये सामने वाला। तो ये हो गया आपका 8 इंटू 1/8 और ये हो गया 6 इंटू 1/2, तो ये आपका आ गया 4 जेड। ये आपका FCC। ये तो ये सारी बातें
और सिंपल हो गई। आ गया समझ। और एंड सेंटर्ड क्यूब तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। खूब क्लियर हो गया। चलिए फटाफट लिखते जाइए। ठीक है, अब क्यूब में जैसे मान लो ये दिख रहा है ना तुम्हें एफसीसी, ध्यान से सुनना आप, ये दिख रहा है तुम्हें एफसीसी, तो ये एफसीसी एग्जाम्पल, जैसे कॉपर का एग्जाम्पल लिया मैंने, एग्जाम्पल कॉपर, एफसीसी आपका कॉपर सिल्वर गोल्ड के क्रिस्टल हो सकते हैं। कॉपर सिल्वर गोल्ड के जो क्रिस्टल है वो एफसीसी होते हैं। माने अगर मैं एग्जाम्पल कॉपर लूं तो यहाँ भी कॉपर है और यहाँ भी कॉपर है। यहाँ देखना, यहाँ फेस पर भी कॉपर है और कॉर्नर पर भी कॉपर है, तो ये एटम कॉपर के हो गए दोनों। तो बताइए यहाँ भी कॉपर है और ये भी कॉपर है, तो कॉपर के जेड, जेड का वैल्यू कितना आया, समझ आ गया, 4। अगर आपसे पूछा जाए कि कॉर्नर के, क्यूब के कॉर्नर पर कॉपर हो, क्यूब के कॉर्नर पर कॉपर हो और क्यूब के सभी फेस सेंटर पर भी कॉपर एटम हो, तो जेड क्या होना चाहिए, तो आप एकदम समझ गए कि यार ये तो एफसीसी होता है। ऐसे ही सिल्वर, यहाँ भी सिल्वर, यहाँ भी सिल्वर, तो भी 4 आएगा। गोल्ड, तो ये अब कॉपर सिल्वर गोल्ड के जो क्रिस्टल होते हैं, हमेशा ध्यान रखना कैसे होते हैं, एफसीसी, उनका जेड कितना होगा, हमेशा 4। अब मैं क्वेश्चन दे दूं, मैं ऐसा क्वेश्चन दे दूं कि कॉपर फॉर्म एफसीसी यूनिट सेल, कॉपर फॉर्म एफसीसी यूनिट सेल, ठीक है, व्हाट आर द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कॉपर पर यूनिट सेल, तो सीधा आपका आंसर ही है कॉपर सिल्वर गोल्ड के। ध्यान रखना, बीसीसी में लिख लो, बीसीसी में लिख लो पोटेशियम, बीसीसी का एग्जांपल लिख लेना, बीसीसी वाला भी एग्जाम यही लिखा देता हूँ, वैसे आगे भी लिखाऊंगा, पोटेशियम हो गया, रुबीडियम हो गया, सीजियम हो गया, ये सोडियम हो गया, ये सोडियम पोटेशियम रुबीडियम सीजियम, ये बीसीसी होते हैं। जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन दे दिया होता, ध्यान से सुनना, बस सामने देखना उसको, तो बीसीसी लिखा मैंने दिया, पोटेशियम एग्जिस्ट इन बीसीसी यूनिट सेल, पोटेशियम एग्जिस्ट इन बीसीसी यूनिट सेल, एकदम दिमाग चल गया। हाँ, बीसीसी मतलब कॉर्नर पर है 8 और बॉडी के सेंटर में 1, क्या आ गया 2, तो जेड आ गया 2। ऐसे आपका एकदम तुरंत सॉल्यूशन होना चाहिए। तो ये सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम के क्रिस्टल जो होते हैं, ये बीसीसी, वहां पे एग्जाम्पल लिख लेना, ठीक है, बीसीसी लिख लेना। अब बताओ कितने ब्रावियन लैटिस आपको दिख रहे हैं, जल्दी बताओ, आ गया समझ में? ब्रावियन लैटिस सिंपल, आपके क्यूब में कितने ब्रावियन लैटिस हैं, तो आपको आ गया समझ में। अब अगर मान लो मैं क्वेश्चन पूछूं कि क्यूब में, फेस सेंटर क्यूब में, या क्यूब में पूछ रहा हूं, अच्छे से सुनना, क्यूब में कितने लैटिस पॉइंट होते हैं, बताओ आंसर जल्दी से। क्यूब में कितने लैटिस पॉइंट होते हैं? मैंने सिंपल नहीं बोला, मैंने बस क्यूब बोला। चलिए, क्या आंसर निकाला बेटा? मैंने क्वेश्चन दिया, हाउ मेनी लैटिस पॉइंट इन क्यूब, बताइए जल्दी, समझिए। ये हो सकता है कॉर्नर पर, एक हो सकता है फेस पर, दो तो यही दिख रहे हैं, तो कॉर्नर वाला तो सिंपल में भी लग गया, कॉर्नर वाला बॉडी सेंटर में भी लग गया, कॉर्नर वाला फेस सेंटर में भी लग गया, फिर कॉर्नर पर एक हो गया, एक लैटिस पॉइंट कॉर्नर पर हो गया। फिर बॉडी में सोचा यार सर ने तो क्यूब बोला है, तो क्यूब में बॉडी के सेंटर में भी होता है यहाँ पे, तो बॉडी सेंटर्ड हो गया एक लैटिस पॉइंट, और एक कहाँ हो गया, फेस सेंटर, जो फेस सेंटर पर। तो कितने लैटिस पॉइंट हो गए? 3। तो क्यूब में कितने लैटिस पॉइंट हो गए? 3।
दूसरा देखो, दूसरा क्रिस्टल सिस्टम हो गया आर्थोरोम्बिक। आर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम, आर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम है। इस आर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम, बोले सर कैसे याद रखें? माचिस, माचिस को यदि तुम बनाओगे तो माचिस को ध्यान से देखो, थोड़ा बड़ा माचिस ले रहा हूं मैं अब, ठीक है, थोड़ी बड़ी माचिस ले रहा हूं, ये बड़ी माचिस है। तो बड़ी माचिस में ध्यान से सुनना, सबसे बड़ी आर्म ये दिख रही है। माचिस तुम अपने घर में ले लो, देखो सबसे बड़ी आर्म, फिर उससे छोटी आर्म ये दिख रही है, ये वाली, ये देख रहे हो, ये छोटी, और उससे छोटी आर्म ये दिख रही है। तो ये आर्म बीच की हो गई, ये आर्म सबसे छोटी हो गई, और ये आर्म सबसे बड़ी। तो तीन आर्म से, तीनों आर्म आर्थोरोम्बिक का एग्जांपल माचिस, मैच बॉक्स, मैच बॉक्स, ये ध्यान रखना, मैच बॉक्स। तो माचिस का जो डिब्बा है वो आर्थोरोम्बिक। क्या खास बात हो गई इसमें? बोलो, ये खास बात हो गई, ये देखिए, ये आपके सामने मैंने माचिस बना दी, ये तो एक आर्म, ये ए आर्म, बी आर्म, सी आर्म तीनों बराबर नहीं है, ठीक है। ये ए आर्म हो गई, ये बी आर्म हो गई, ये सी आर्म हो गई, कोई सी भी। तो ए बी सी तीनों आर्म इक्वल नहीं है, तीनों आर्म इक्वल नहीं है। लेकिन इसमें ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये आप पॉइंट ले लीजिए, ये वाला बॉन्ड एंगल देखिए 90 दिख रहा है, ये पॉइंट 3 है, ये यहां से 3 आपकी एक्सिस, एक एक्सिस, दो एक्सिस और तीसरी एक्सिस। तो ये वाला 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री, और ये वाला 3 पर देख लीजिए, ये भी 90, ये भी 90, तो अल्फा बीटा गामा तीनों 90 हो गए। ये तीनों 90 डिग्री हो गए। ये परमानेंट है फीचर, ये परमानेंट है। अब इसमें आता, ये पहली बात हो गई, ये दूसरी बात हो गई। अब इसमें आता है क्या? टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तीसरी बात, ब्रेवियन लैटिस या टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। इसमें ऑल 4 टाइप ऑफ यूनिट सेल्स आर एग्जिस्ट। इसमें चारों मिलते हैं, चारों मिलते हैं। कौन कौन से? पहला सिंपल आर्थोरोम्बिक, ये देखना, बस लिखना बैठना नहीं है, सामने देखना। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सिंपल आर्थोरोम्बिक हो गया। बताइए जेड कितना आ जाएगा इसका? इसका जेड बराबर से आ जाएगा 8 × 1/8 = 1। ये सिंपल आर्थोरोम्बिक हो गया यार। दूसरा देखो, एंड सेंटर्ड आर्थोरोम्बिक। एंड सेंटर्ड, ये देखिए ऊपर, ये नीचे, एंड सेंटर्ड। ये जेड हो गया इसका 2, आप निकाल ही लोगे, जेड 2 हो गया, ये आधा, ये आधा, ठीक है। तीसरा, फेस सेंटर्ड आर्थोरोम्बिक। ये देखिए फेस, यहां भी हो गए, ये बैक में, और ये बैक वाले का, ये फ्रंट वाले का, ये बैक वाले का, पीछे वाले का, ये ऐसा, ये हाथ रखे हूं, ये सामने वाला, ये पीछे वाला, ये यहां पर, ये दो, ठीक है। तो ऊपर हो गए, सामने आमने हो गए, और ये आपके यहाँ जहां उंगली रखी हुआ हो गए। तो सब वैसे ही का वैसा। तो कितना आ गया? यहाँ भी जेड का वैल्यू 4 हो गया। चौथा, ये हटा दीजिए सब और यहाँ रख दीजिए, तो ये हो गया बॉडी सेंटर्ड आर्थोरोम्बिक, जेड का वैल्यू हो गया 2। तो इतना समझाने की जरूरत नहीं है। अब आप तो ये तो आप परमानेंटली समझ गए हो, ये परमानेंटली और इसका डिजाइन भी आप परमानेंटली समझ गए हो। सिर्फ याद ये करना है कि ब्रावियन लैटिस में चारों होते हैं।
आर्थोरोम्बिक ही ऐसा भगवान ने बनाया जो कंप्लीट है, जिसमें चारों यूनिट सेल हैं, नहीं तो किसी में चारों यूनिट सेल नहीं है। ठीक है, ट्यूब में देख लिए एक कम है, एंड सेंटर्ड है, लेकिन ये ऐसा है जिसमें चारों यूनिट सेल हैं। आ गया समझ में? ये देखिए, ऑल 4 टाइप ऑफ यूनिट सेल एग्जिस्ट इन द आर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम। हो गया ये कंप्लीट। बनाइए जल्दी। याद रखने का तरीका, आर्थोरोम्बिक माचिस का डिब्बा, देखिए इधर अगला आता है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल तीसरा, ये देखो बुक में आगे पीछे हो सकते हैं। टेट्रागोनल, क्रिस्टल सिस्टम, टेट्रागोनल कैसे याद रखें? ये देखो इसमें ये इंक भरी है, ये इंक का डिब्बा है, ये वाली इंक है, इसमें पेन में डलती है, तो ये इंक इसमें डली है। इसको ध्यान से देखो। या तुमने घर में थर्मस का डिब्बा देखा हो, तुम्हारे घर में बॉटल का डिब्बा, कोई बॉटल गोल वाली बॉटल आती है, उसका डिब्बा, ये सामने दिख रहे हैं, इसको ध्यान से देखो। इसमें एक आर्म ये लंबी दिख रही है, लेकिन यहाँ इस पॉइंट को देखना है, 3 आर्म है यहाँ पे। एक आर्म ये है, एक आर्म ये है जो देख रहे हो, एक आर्म ये, दोनों आर्म बराबर है। ये दोनों आर्म, ये वाली आर्म और ये वाली आर्म इस पॉइंट पर बराबर, लेकिन ये आर्म लंबी है। और ये तीनों आप देख लो अच्छे से। तो ये आर्म लंबी हो गई, और इस पॉइंट से यहां तक ये और ये, तो 2 एज लेंथ, ये वाली एज लेंथ और ये वाली एज लेंथ बराबर है, ये एज लेंथ बड़ी है। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू, तो यहां पर ए इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी बना। समझ आ गया? याद कैसे रखोगे? पवन सर की इंक की बोतल का डिब्बा, थर्मस फ्लास्क का डिब्बा। आपके घर में ऐसा कोई और डिब्बा जो बड़ा सिंपल तुम तरीके से याद रख सकते हो, ठीक है, उसे देख लो। थर्मस फ्लास्क का डिब्बा तो बिल्कुल कंफर्म्ड है कि वो कैसा रहता है, बिल्कुल गोल थर्मस लेना यार। ठीक है, तो ऐसे याद रखिए, ए बी बराबर है, और मैंने आपको ये समझा दिया, इससे दिखा दिया, और सी इज नॉट इक्वल। लेकिन अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये पॉइंट पर कोई सा भी एंगल देखो आप, ये एंगल देखो सामने, ये वाला, ये एंगल, ये एंगल, तो ये 90 डिग्री है। ये एंगल देखो, ये वाला, तो ये 90 डिग्री है, और ये एंगल देखो तो ये भी 90 डिग्री है। तो तीनों एंगल 90 डिग्री हैं। तो अल्फा, बीटा, गामा, तीनों एंगल इक्वल और 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये कहलाता है टेट्रागोनल यूनिट सेल या टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम। इसमें यूनिट सेल तो फिक्स है, अब आप चाहो तो इसको बना लो, बनाने की कोई बुराई नहीं है। ये बन गया, ये ए आर्म बी आर्म इक्वल है, सी आर्म नॉट इक्वल है, ये दोनों बराबर हो गई, और बाकी एंगल आपके सामने है, दिख ही रहे। तो ये टेट्रागोनल, अब ये परमानेंट है। तो अब इसमें सिंपल तो सुन लो, सभी में रहता है, सिंपल सभी में रहता है। दुनिया की हर सोसाइटी में सिंपल आदमी तो रहते ही है, चाहे वो कोई भी हो, सिंपल कोई ना कोई सिंपल मिल ही जाता है। तो सिंपल तो हर सोसाइटी में, हर सिस्टम में पहला तो सिंपल रहता है। ठीक है, और सिंपल की डेफिनेशन क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सिंपल, ये पहले लिख लें ब्रेवियन लैटिस, इसमें 2 मिलेंगे,
यूनिट सेल कितने, 2 एग्जिस्ट करेंगे, टू यूनिट सेल ओनली एग्जिस्ट। पहला है सिंपल टेट्रागोनल, और सिंपल में जेड का वैल्यू तो हमेशा 1 ही रहेगा। ये 8 × 1/8 सामने दिख रहा है, बार बार समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए आपको, या आप चाहे तो आप लिख सकते हैं 8 × 1/8, केवल कार्नर पर तो ये आ गया आपका 1, ये है सिंपल टेट्रागोनल। और दूसरा होता है बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल, बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल, और बॉडी सेंटर्ड ये बन गया, ये सेंटर में हो गया। तो जेड का वैल्यू बॉडी सेंटर्ड के लिए 8 × 1/8 + 1 = ये हो गया 2। 2 यूनिट सेल एग्जिस्ट करते हैं। अब कौन से एग्जिस्ट नहीं करते, जो फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड, ये 2 एग्जिस्ट नहीं करते। फेस पर नहीं होता इसमें एटम, फेस वाला है ही नहीं। देखो कॉर्नर पर, तो इसमें कितने, अगर आपसे पूछा जाए इसमें कितने लेटेस्ट पॉइंट हो गए, तो लेटेस्ट पॉइंट एक कॉर्नर पर, एक बॉडी के सेंटर में, बस 2 ही लेटेस्ट पॉइंट दिख रहे हैं। क्योंकि इसमें क्या नहीं है बताओ, फेस के सेंटर पर वाला ना तो एंड सेंटर ना फेस सेंटर, तो याद रखिए ये 2। बोले सर भूल जाए, ये इतना नहीं आएंगे है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्यूब में और आर्थोरोम्बिक में, वो तो हमेशा ही ध्यान रहेगा आपको, उस एक में पूरे हैं और एक में 3 वो पूछे ही जाते हैं। पर मैं ये फटाफट लिखा दे रहा हूं, आपको ध्यान रहे इसके लिए। और भी बातें हैं जो आपको बहुत जल्दी काम कर जाएंगी, याद हो जाएंगी, और भी बातें हैं उसमें, तो आपको इनसे हेल्प मिलेगी समझने में। देखो अब उल्टा सीधा क्वेश्चन आएगा, जैसे आपको आते हैं कुछ तो भी, उनमें ये रहेगा एक, ठीक है ना, इसलिए मैंने याद कराने की मैं आपको एनसीईआरटी का एक एक वर्ड और जो अभी तक आए हैं वो सब एक एक चीज समझा दूंगा। बस आप ईमानदारी के साथ बस पढ़ते जाइए और कोशिश कीजिए कि चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बॉटनी हो, जूलॉजी हो, जो पढ़ने की चीज है, पढ़ते पढ़ते, मेरे पढ़ाते पढ़ाते, टीचर के पढ़ाते पढ़ाते आपको याद हो जाए, आपको अलग से इसके लिए एफर्ट ना लगाना पड़े। अब आपको अलग से नहीं पढ़ना पड़े कि आज जेड कैसे निकाले, आप जेड पढ़, उसके लिए अपन सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बहुत गलत होगा। अगर आप जेड के लिए अलग से सेल्फ स्टडी करोगे या और टाइम दोगे, यार अभी तेरा पूरा तैयार नहीं हुआ और आधा घंटा देता हूं, इससे बुरा कुछ नहीं है, ये बुरा है। तो आप मेरे पढ़ाते पढ़ाते आप इस तरह अपना लिखते जाएं, सेल्फ स्टडी करें, नोट्स बनाएं। तुम मन में ये सोचो कि मैं बुक हूं, मैं टीचर बुक है, और तुम उस बुक को पढ़ते जा रहे हो, नोट्स बनाते जा रहे हो। ये आपको सोचने का तरीका होना चाहिए। तो आपको अलग से कहीं एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। जो एफर्ट लगाओगे वो एनसीईआरटी के क्वेश्चनों में लगाओगे, और पिछले साल के जो पेपर हैं उनमें एफर्ट लगाओ, तो आपको पैटर्न पता लगे और आपको लगे कि नहीं यार, हम तो बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं, हमारा पढ़ने का बिल्कुल तरीका भी सही है, हमारे पढ़ने की सारी चीजें सही है, ठीक है। हम कहीं से किसी भी प्रकार से 0.001 नैनो परसेंट भी हम डेविएटेड नहीं है, हम बिल्कुल परफेक्ट चल रहे हैं। बस यही कॉन्फिडेंस जिसको आ गया, ये दुनिया में किसी भी जगह, वो चाहे नीट हो, चाहे आईआईटी हो, चाहे क्या बोलते हैं यूपीएससी हो, चाहे कलेक्टर का एग्जाम हो, चाहे पटवारी का, चाहे किसी का भी एग्जाम हो, ये कॉन्फिडेंस ही सिलेक्शन दिलाता है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, क्योंकि मैं तो यूपीएससी क्लियर हूं, ठीक है, मैं क्लियर हूं ये। और वो भी सब्जेक्ट मेरा मालूम क्या था, केमिस्ट्री और जूलॉजी, और 1999 की बात है, अभी की भी नहीं, मैं उस समय क्लियर हूं। तो मेरा पर्सनल अनुभव है कि आप बस कॉन्फिडेंस रखिए, दुनिया की हर चीज जीती जा सकती है बस। ठीक, चलिए थर्ड। तो अपना एक हुआ कौन सा, क्यूब हुआ, अपना आर्थोरोम्बिक हुआ, अपना टेट्रागोनल हुआ अपना। अब चौथा आता है, कोई सा भी ले लो, रोम्बोहेड्रल। बोले सर इसका नाम ही इतना खतरनाक है, इसको याद कैसे रखें, इसका नाम ही इतना खतरनाक है, इसको याद कैसे रखें। रोम्बोहेड्रल देखो 1 सेकंड में याद होता है। क्यूब लिया आपने, ये देखो ये क्यूब, मैं याद कराने का तरीका,
ये क्यूब को थोड़ा सा दबा दो, ये दबा दिया, ये देखो ये क्यूब दबा हुआ दिख रहा है तुमको ये, ठीक है। अब बताओ, दबा दिया तुमने तो ये थोड़ा जैसे अभी मुंह मेरा ऐसा ऐसा हो गया, तो उससे ये लेंथ में थोड़ी चेंज आया, जॉ बोन्स की लेंथ जो है वो उतनी रही। तो इसमें आपने क्या किया है, इस क्यूब को ऐसा प्रेस कर दिया, ये प्रेस कर दिया, ये देखिए। तो प्रेस करने पर लेंथ में चेंज नहीं आया, चेंज किसमें आया, बॉन्ड एंगल में बस। तो क्यूब को, ये क्यूब हो गया और इसको प्रेस कर दिया तो ये बन गया रोम्बोहेड्रल। ये याद करने का तरीका हो गया। और क्यूब में ए बी सी बराबर होती है, तो इसमें भी ए बी सी बराबर होगी, क्योंकि आप इसको प्रेस करेंगे तो लेंथ में चेंज नहीं आएगा, चेंज किसमें आएगा, अल्फा बीटा गामा, यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री रहेंगे नहीं, बस ये नहीं रहेंगे। इसमें ब्रेवियन लैटिस थे 3, इसमें ब्रेवियन लैटिस होगा अकेला एक, सिंपल, बस ओनली सिंपल, ओनली सिंपल। रोम्बोहेड्रल में ओनली सिंपल ही होता है, एक ही रहता है बस। देखिए जल्दी से, हो गया रोम्बोहेड्रल। बना लिया? तो इसमें कोई टेंशन नहीं, ब्रेवियन लैटिस एक ही, अकेला एक, जितने उल्टे सीधे उनमें सब में ब्रेवियन लैटिस एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, अब कितने हुए, 4, पांचवा आप ले लीजिए हेक्सागोनल। हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम, ये हेक्सागोनल पर ध्यान दीजिए। ये नीचे ये आर्म, ये देखिए ये बन गया हेक्सागोनल। ये देखिए ए आर्म, ये ए आर्म है, ये बी आर्म है। हेक्सागोन में ये तो सब बराबर होती हैं, ये सब बराबर है, समझ आ गया। अभी थोड़ी मुझसे उतनी अच्छी नहीं बनी है, तो आप बुक में देखोगे तो ये ए आर्म और ये बी आर्म इक्वल है, ए आर्म बी आर्म इक्वल, और ये सी ये थोड़ी बड़ी हो गई, इज नॉट इक्वल टू सी। ए और बी बराबर है, सी इक्वल नहीं, पहली चीज। और अब तुम इसको कैसा देखो, इसको तुम हेक्सागोन को ऐसा देखा, हेक्सागोन ये तुम्हारे एक्सिस को ऐसा देख रहा हो, यहाँ तुम्हारी आंख है, ये जैसे मैं ये देख रहा हूँ ना, ये तो जब मैं ऐसा देखूंगा तो यहाँ 2 आर्म दिख रही है तुमको, ये देखो ये आर्म और ये आर्म, और ये नीचे जा रही है आर्म। तो बताओ ये बॉन्ड एंगल कितना दिख रहा है, 90, और ये एंगल कितना, ये भी 90 दिख रहा है। तो ये जो बॉन्ड एंगल है ये भी 90 है, और ये जो बॉन्ड एंगल है ये भी 90 है। तो 2 बॉन्ड एंगल हो गए 90। और लेकिन ये वाला जो बॉन्ड एंगल है, ये वाला, ये या आमने सामने वाला, ये वाला बॉन्ड एंगल, ये वाला बॉन्ड एंगल ये हो गया 120। तो बस आपको ये ध्यान देना है कि एक बॉन्ड एंगल है, इसमें कितना, 120 का। अल्फा बीटा दोनों बराबर हैं, जो 90 डिग्री है, बट गामा जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री है। तो ये आप लिख लीजिए। लिख लिया?
अब इसके लिख लिया आपने, ये फिक्स है। इसमें ब्रावियन लैटिस, इसमें ब्रावियन लैटिस जो होगा एक ही होगा, ओनली वन सिंपल हेक्सागोनल, ठीक है, सिंपल हेक्सागोनल जो एक ही हो। ध्यान से सुनना, केवल जिसमें केवल एक ही एग्जिस्ट करे और कोई दुनिया में दूसरा मिले ही नहीं, हमको केवल एक ही मिला, जहां भी जाते हैं वही मिलता है, तो हम उसे ही सिंपल बोल देते हैं, क्योंकि एक से दूसरा तरह का ही नहीं है कोई। अब इसका मैं ये हटा रहा हूं ना, ये 120 वाला हटाया, ये 90 वाला हटाया और ये भी 90 वाला हटाया, ये हटा दिया मैंने। अब हमको इसका कैलकुलेशन करना है, जेड निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स जिसे आप बोलते हो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम कर लो, ज्यादा बेस्ट है, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स पर यूनिट सेल, ये माने जेड हमको निकालना है। तो यहां देखिए, एक एटम, दो एटम, तीन एटम, 4, 5, 6, ये कॉर्नर है हेक्सागोन के, ये कॉर्नर है। जैसे अगर आप हेक्सागोन देखोगे तो ये कॉर्नर है, ये ऐसे कॉर्नर हेक्सागोन के हैं, ये हेक्सागोन के कॉर्नर है। 6 ये हो गए, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो कॉर्नर वाले 12 जो है वो कॉर्नर पर है, समझ गए, 12 कॉर्नर पर है, और कॉर्नर पर कोई एटम होता है। अब ये हेक्सागोन का कॉर्नर है, क्यूब का कॉर्नर नहीं है, इसको समझिए ध्यान से। ये देखिए, अगला हेक्सागोन में दूसरे कलर से बना देता हूं, ध्यान दीजिए, आप भी बना लेना। ये देखो, ये बनाया मैंने अगला हेक्सागोन, ये देखो, ये ऐसा बनेगा, ऐसा, और इधर से ये ऐसा बनेगा, ये ऐसा, ये। अब बताओ, ध्यान से सुनना, ये एटम कॉर्नर पर आपका ये दिख रहा है, ये एटम, इसको ऐसा देखोगे आप, ये एक हेक्सागोन, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे 3 हेक्सागोन ये रखे, ये देखिए, ये ऐसे आपके 3 हेक्सागोन रखे होंगे। अब मैं मेरे पास तो है नहीं वो, तो मैं आपको बता रहा हूँ, 3 देख रहे हैं आप यहां देख रहे हैं, इस पॉइंट पर आपका एटम है, ये वाला एटम। जब 3 ये है तो 3 इसके ऊपर होंगे, तो हो गए 6, तो 3 ये, तो 3 इसके ऊपर ऐसे जाएंगे, ये ऐसे, एक और, ये ऐसा, ये 3 और, तो ये जो एटम है इसमें इसका आया 1/6 पार्ट, ये इसमें इसका 1/6 पार्ट है, 1/6। आ गया समझ में? क्योंकि 3 तो तुम्हारे एक प्लेन पर हो गए और 3 इसके ऊपर, तो ये जो एटम है ये 6 यूनिट सेल में घुसा हुआ है। अगर आपसे पूछ लें कि ये एटम कितने यूनिट सेल में घुसा हुआ है, तो ये 6 में। तो इस एटम का कितना पार्ट एक यूनिट सेल में रहेगा? तो 1/6। तो कॉर्नर का एटम का 1/6 पार्ट एक यूनिट सेल में रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया इंटू 1/6, ये हो गया आपका कॉर्नर वाले। प्लस ये देखो, ये फेस पर है, ये अपर फेस हो गया, ये डाउन फेस हो गया, ये डाउन फेस, और फेस पे तो इसके ऊपर है एक ये। अब बताओ, ये ऐसा देखिए तो आधा इसमें और आधा ऊपर वाले में, तो फेस पर ये है और ये है, और फेस का इसका 1/2 पार्ट ही रहेगा। समझ आ गया? फेस पर कोई है वो तो 1/2 ही रहेगा, ठीक है। ऐसा ये आप देख रहे हैं, यहाँ फेस पर है एक हेक्सागोन, ये दूसरा हेक्सागोन, दोनों के बीच में, तो आपका ये हो गया 2 × 1/2, ये हो गए आपके फेस सेंटर वाले, फेस सेंटर वाले। और 3 होते हैं बॉडी सेंटर में, ये 1, 2 और ये 3, ये 3।
ये बॉडी सेंटर्ड है, ये हो गया कॉर्नर वाले, और ये हो गया फेस सेंटर पर। तो ये ऐसे, ये तीन दिख रहे हैं हमको, 1 2 3। इस पर ध्यान से सुनना, ये जो खाली जगह दिख रही है यहाँ पर, ये ऊपर इसके रखा है ये, और ये जो खा ये नीचे आ गया है ऐसा। तो ये बीच के सेंटर से 3 बॉल ले लो और उनको बिल्कुल ट्रायंगल बना लो। तो जो खाली जगह दिख रही है ना, उसमें से एक राड डालो, तो ये राड इसके सेंटर को और इसके सेंटर को टच करेंगी। तो ये इस तरह से तीसरा आ गया, 3 हो गए बॉडी सेंटर्ड। तो बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और कॉर्नर। अब बताइए टोटल कितना आपको दिखाई दे रहा है? 6। कितना आ गया? ये 6 आ गया। तो इसमें यूनिट सेल कांस्टेंट अगर आपसे पूछा जाए, आपसे क्वेश्चन पूछे कि हेक्सागोनल यूनिट सेल में पर यूनिट सेल कितने एटम्स होने चाहिए, तो आंसर होगा 6। ठीक है, लिखिए जल्दी, बनाइए जल्दी। अब इसका एक एक फीचर आ गया समझ में आपको। ब्रावियन लैटिस एक ही रहेगा। देखो, क्यूब में 3, आर्थोरोम्बिक माचिस में 4 हो। ठीक है, मैं अभी याद करा दूंगा, ये आप लिख लो जल्दी और ये बना लो जल्दी। ऐसा ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये आगे आपको पूरे हैं। और एनसीईआरटी में पेज नंबर, इस पर पेज नंबर 9 8 पर देखिए, सबके डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं और इनके आने की अब सबसे ज्यादा उम्मीद है। कुछ भी आ जाता है, डेंसिटी पे आ जाए, आपको पढ़ना तो सभी एक चैप्टर के हिस्से में एक ही क्वेश्चन रहता है। केमिस्ट्री में इतने चैप्टर हैं कि एक चैप्टर को एक क्वेश्चन मिल जाए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, कुछ फिक्स हैं, जैसे आयनिक से, इक्विलिब्रियम से 2 हो जाएंगे, बॉन्डिंग से 2 हो सकते हैं, तो ऐसे कुछ है तो वो बन जाते हैं। चलिए बनाइए इसको जल्दी। हमेशा पढ़ने का पैटर्न सुधारिए, लिख करके पढ़िए, है ना। तुम ऐसी गलती मत करना कि हमने 11th में या 12th में हमने लिख लिया है, ठीक है, अब ये हमारे सामने लिखा रखा है तो हमें लिखने की जरूरत नहीं। आप लिखते जाओ, सिंपल, बैठे तो हो ही, लिखते जाओ। लिखने में ट्रिपल एक्शन वर्क होता है। आंखें भी काम करती हैं, दिमाग भी काम करता है, हाथ से लिख रहे हैं, देख रहे हैं, मनन भी करते हैं। तो लिखते जाने में 3 काम में होते हैं, और पढ़ने में केवल कई बार दिमाग इधर उधर होता है, लेकिन लिखने में दिमाग इधर उधर नहीं होता है। लिखने में जो कंसंट्रेशन बनता है वो किसी भी चीज में नहीं बनता है। समझे कि नहीं? नेक्स्ट है, कौन सा है? 6वां, 6th, ट्राई क्लिनिक। ट्राई से याद करो, ट्राई माने 3, जिसमें तीनों चीजें इक्वल ना हो, कोई भी चीज इक्वल ना हो। ये देखो, ए बी सी तीनों इक्वल नहीं है, अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल नहीं है, और 90 डिग्री भी नहीं है कोई सा। ये तीनों इक्वल भी नहीं और 90 डिग्री भी नहीं। ठीक है, ऐसे याद करना। ट्राई क्लिनिक में तीनों चीजें कोई सी भी इक्वल नहीं है, ए बी सी इक्वल नहीं है, अल्फा बीटा गामा भी इक्वल नहीं है, 90 डिग्री भी नहीं है। अब बताओ, कोई चीज इक्वल नहीं है कैसे? कोई चीज इक्वल नहीं,
हाईली डिफॉर्म्ड, सबसे ज्यादा खराब दिखने वाला, एक आंख बड़ी हो एक आंख छोटी हो, ठीक है, एक कान बड़ा हो एक कान छोटा हो, एक नाक बड़ी हो एक छोटी हो, ठीक है, एक दांत बाहर ऐसा निकल रहा हो आधा टूटा हो, कैसा आप देख लो बस वैसे ही। तो यह क्रिस्टलों में सबसे सुंदर है क्यूब, जो सब तरफ से बराबर है, ए बी सी बराबर है, अल्फा बीटा गामा बराबर है, 90 डिग्री भी है, सबसे सुंदर है क्यूब, और सबसे क्रूप है ये, हाईली डिफॉर्म्ड, हाईली डिफॉर्म्ड। कोई भी चीज जिसमें इक्वल नहीं है, आंख कान नाक मुंह सब बराबर नहीं है, तो ये कहलाता है ट्राइक्लिनिक। और इसमें भी ब्रावियन लैटिस एक ही होता है, ब्रावियन लैटिस एक ही होता है इसमें। तो ऐसे इसको ध्यान रखिए, ये 6 हो गए, एक ही ब्रावियन लैटिस है, ओनली सिंपल, वो भी सिंपल, जो एक होगा तो सब में सिंपल होगा। सिंपल को प्रिमिटिव भी बोलते हैं, सिंपल का एक और नाम प्रिमिटिव, जहां भी सिंपल आए तो प्रिमिटिव। सेवन सातवां एक बच्चा बस मोनोक्लिनिक बच्चा है, इससे ध्यान रखिए, ये तो याद करना ही पड़ेगा। बाकी मैंने कुछ कुछ बातें बोल दी हैं उनसे वो याद रहेंगे, लेकिन मोनोक्लिनिक को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसके याद करने का कोई ऐसा तरीका नहीं है। माचिस आपको आर्थोरोम्बिक याद करा दिया, ठीक है, तो ऐसे तरीका नहीं है इसका। इसमें मोनो में एक चीज ए बी सी ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं, मोनो में एक चीज, मोनो में एक बात ये बराबर नहीं है। और दूसरी बात, ठीक है, अल्फा और गामा एंगल बराबर है 90 डिग्री है, पर बीटा एंगल 90 डिग्री नहीं है। तो लिखिए जल्दी, ये बराबर नहीं है। मोनो में एक बात ध्यान रखना कि मोनोक्लिनिक में एक चीज बराबर, लेंथ बराबर नहीं है, अल्फा गामा 90 डिग्री है बट बीटा 90 डिग्री नहीं है, बस ये। और ऐसे मोनोक्लिनिक में 2 होते हैं, इसमें ब्रावियन लैटिस 2 है, ये याद कर, सबके ब्रावियन लैटिस याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसा लिख भी लेना भैया, सिर्फ ब्रावियन लैटिस आपको मैं अभी याद भी करा दूंगा, अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं। जैसे मुझे याद है कि इसमें एक तो होगा सिंपल, सिंपल मोनोक्लिनिक, सिंपल मोनोक्लिनिक, और दूसरा होगा एंड सेंटर्ड मोनोक्लिनिक, एंड सेंटर्ड, बस 2 होंगे, पर इसे याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। पर 2 याद रखना कि 2 होते हैं, ब्रेवियन लैटिस 2 होते हैं। अब ब्रेवियन लैटिस की संख्या कैसे याद रखें वो मैं आपको 2 मिनट में याद करा देता हूं। देखो, सबसे पहला आपको मालूम है क्यूब, क्यूब में ब्रावियन लैटिस कितने हैं, यूनिट सेल कितने मिल रहे हैं, 3। क्यूब में ब्रावियन लैटिस कितने मिल रहे थे, 3, ठीक है। आर्थोरोम्बिक में कितने मिल रहे थे, 4। मोनोक्लिनिक में, यह सामने रखा है, मोनोक्लिनिक में कितने मिल रहे हैं, 2। टेट्रागोनल में कितने मिल रहे थे, 2। बाकी सभी में, ये मोटे याद रखना, मोटे मोटे 242, मोटे का रोल नंबर है 242, ठीक है। तो 3 ये है, मोटे में 242, 4 ये याद रखना, ये तो याद ही रहेगा तुम्हें, मैच बात 4, तो बस 2 ये 2 रहते हैं मोटे में, आगे 2 पीछे 2 बीच में 4, ठीक है। बाकी सभी में एक एक है। रोम्बोहेड्रल हो, रोम्बोहेड्रल हो उसमें भी एक है, ट्राइक्लिनिक हो, ट्राइक्लिनिक हो उसमें भी एक है, ठीक है। और कौन सा था, रोम्बोहेड्रल, ट्राइक्लिनिक, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। हेक्सागोनल, हेक्सागोनल इसमें भी 1 था, ठीक। तो इसमें
3 + 2 + 4 + 2 1 1 1 ऐसे टोटल करोगे तो ऐसे ओनली ये ब्रावियन लैटिस टोटल ब्रावियन लैटिस 14 आ जाएंगे, टोटल ब्रावियन लैटिस 14 आ जाएंगे। इसका मतलब आने कितने चाहिए थे 28 पर आए कितने 14, क्योंकि अकेला एक आर्थोरोम्बिक है जिसमें सभी प्रकार के यूनिट सेल एग्जिस्ट करते हैं। ओनली आर्थोरोम्बिक में सभी चारों ऑल 4 टाइप ऑफ यूनिट सेल एग्जिस्ट इन द आर्थोरोम्बिक सिस्टम। तो ऐसे आप इसको ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। चलिए बताइए, आज की बात है सबको अच्छी तरीके से समझ आ गई? यस सर। यस सर। बस तो इसको आज तैयार कर लीजिए, कल से थोड़ी स्पीड में। और हाँ बोलिए सर। टेस्ट टॉपिक सिर्फ आयोनिक इक्विलिब्रियम में, ये पूरा इक्विलिब्रियम में रहेगा? देखो इक्विलिब्रियम को हम कोई डिफरेंशिएट ज्यादा नहीं कर सकते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम में केमिकल रिएक्शन, इक्विलिब्रियम तो इक्विलिब्रियम सेम है। तो अगर मान लीजिए इक्विलिब्रियम के और कुछ क्वेश्चन भी आ जाएं तो आपने अभी रिसेंटली तो पढ़ा, उसमें डर क्या है? अपन एग्जाम के दिन बोलेंगे क्या सीबीएसई के कि ये आएगा कि नहीं आएगा? समझ आ गया? तो इक्विलिब्रियम आयनिक मेन है, मैंने बोला है आयनिक का ही पेपर बने, लेकिन केमिकल या फिजिकल में एक आध कोई क्वेश्चन आ जाए तो उससे आप डेविएट मत होना भाई, हमको तो सब करना है। और अब हम थोड़ा टेस्ट का पैटर्न भी बदलेंगे, ठीक है। अब पुराने भी कुछ देंगे, नहीं तो भूल नहीं जाओगे, ठीक है। यस सर। तो आप पूरा इक्विलिब्रियम अच्छे से तैयार कर लो, आयनिक पूरा तैयार कर लो, आयनिक मेन रहेगा, ठीक है। कोई उसमें समस्या नहीं आएगी आपकी, पूरा पढ़ ही लिया है आपने हर चीज उसकी, बस तैयार कर लो अच्छे से। एनसीईआरटी के एक एक पॉइंट लगा डालो भाई, बिल्कुल मत छोड़ना, एक भी नहीं छोड़ना। सबसे इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर, उससे थोड़ा कम इन टेक्स्ट, एक्सरसाइज से थोड़े कम आते हैं पर आ जाते हैं। जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो आपको एकदम समझ आ जाएंगे कि ये करना है। चलिए रखता है, जय हिंद जय भारत। थैंक यू सर। और कोई खास बात?